प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष इस विषय में, इस पेपर में कुछ सामान्य बातें, विषय प्रवेश की बातें हम पिछले वीडियोज़ में हमने की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। राज्य की जो परिभाषा है इसका जिक्र हमने कल किया था और यहाँ पर प्रोफेसर गार्नर की परिभाषा का जिक्र हमने किया था। और प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राज्य, चूँकि राज्य को हम इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का मूल है, जैसा कि कल भी हमने चर्चा किया था। तीन चीज़ें यहाँ पर आवश्यक हैं। एक भूभाग होना, दूसरा जनसमूह या जनसंख्या, और तीसरा राजनीतिक तंत्र का होना। ये तीन बातें राज्य के लिए अनिवार्य हैं प्रोफेसर गार्नर की परिभाषा के अनुसार। तो राज्य एक ऐसी इकाई का नाम है जो एक भूभाग पर एक व्यवस्थित तरीके से जनसमूह जो निवास करता है और उसमें राजनीतिक रूप से एक जो तंत्र पाया जाता है, इस इकाई को हम राज्य कहते हैं। बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सार गर्भित परिभाषा राज्य की प्रोफेसर गार्नर ने की है। अब चूँकि राज्य हमारे राजनीति विज्ञान का मूल है और इसके मूल में राज्य के साथ ही जो है मनुष्य भी या जनसंख्या भी इसका मूल है, क्योंकि राज्य का गठन जनसंख्या से होता है और राजनीति विज्ञान का संबंध, राजनीति विज्ञान का जो स्कोप है उसका जो राजनीति विज्ञान का जो स्कोप है या उसका जो क्षेत्र है उसमें राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। और अनादिकाल से लगा करके वर्तमान तक, अनादिकाल से लगा करके वर्तमान तक राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य रहा है। राजनीति विज्ञान का केंद्र जो है वो राज्य रहा है। यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण जो फोकस है वो राज्य पर ही आधारित है। अब राज्य के साथ हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। राजनीति विज्ञान को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे इसको परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि राजनीति विज्ञान की यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है वो आज तक नहीं बन पाई है, या यूँ कहें कि यूनिवर्सल डेफिनेशन जैसे प्योर साइंसेज की करी जाती है, दी जाती है, वैसे राजनीति विज्ञान की यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं बन पाई है। इसका जो कारण है वो थोड़ा इसका भी हम जिक्र यहाँ पर करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास अब तक नहीं किया गया हो या राजनीति विज्ञान की कोई परिभाषा आज तक नहीं गढ़ी गई हो, ऐसा भी नहीं है। राजनीति विज्ञान को समय समय पर परिभाषित करने का प्रयास किया गया है और समय समय पर इसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा गढ़ी गई है। अब मूल बात यह है कि इन परिभाषाओं में समय के साथ बदलाव होते रहा है, या यूँ कहें कि विद्वानों की, विचारकों की जैसे जैसे पीढ़ी परिवर्तित होती गई वैसे वैसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा में भी बदलाव होता गया। इस कारण से एक सार्वजनीन परिभाषा प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक हम अपने इस विषय की नहीं कर पाए हैं। ये एक तरीके का एक लैग पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस विषय को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है और उनकी परिभाषाओं के अनुसार ही हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं यहाँ पर देखेंगे और उन परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे या राजनीति विज्ञान क्या है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो विद्वानों की पीढ़ी है, पहली जो परिभाषा इसकी जो रखी गई वो राज्य के संदर्भ को लेकर रखी गई। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। ये पहली परिभाषा राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। अर्थात इस प्रथम परिभाषा के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विषय है, वह विज्ञान है जो केवल राज्य का अध्ययन करता हो, या यहाँ पर राज्य केंद्रीभूत तथ्य हैं।
अनेक विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय है या राज्य नामक संस्था का अध्ययन कराने वाला विषय है। अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द पॉलिटिक्स और हिंदी का राजनीति दोनों एक तरीके से पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और स्वयं अंग्रेजी शब्द जो पॉलिटिक्स है उसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है। पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है और पॉलिस का उसकी अपनी भाषा में अर्थ है नगर राज्य या सिटी स्टेट। सिटी स्टेट नगर राज्य, नगर राज्य, सिटी स्टेट, ये अर्थ जो है पॉलिस का लिया गया है, जिसी से पॉलिटिक्स बना है। पॉलिटिक्स इस पॉलिस शब्द से बना, ये यूनानी भाषा का शब्द है, इसी से पॉलिटिक्स बना है। और इस पॉलिस का इस यूनानी भाषा में अर्थ नगर राज्य या सिटी स्टेट अर्थात ऐसा विषय जो नगर राज्यों का अध्ययन करता हो, इस परिभाषा के अनुसार राजनीति विज्ञान है। इस प्रकार यूनानी विद्वानों के अनुसार पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय था जिसके अंतर्गत नगर राज्यों का अध्ययन किया जाता है। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला। ये बात तय है कि प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील हैं, चाहे वह मूर्त संरचनाएं हो, चाहे वह अमूर्त संरचनाएं हो, चाहे वह जैविक संरचनाएं हो, चाहे वह अजैविक संरचनाएं हो। इसी कड़ी में, इसी क्रम में राज्य का स्वरूप भी बदलता गया और जो नगर राज्यों की अवधारणा थी, सिटी स्टेट की अवधारणा थी, उसमें परिवर्तन आते गए और नगर राज्यों की जगह धीरे धीरे बहुराष्ट्रीय राज्य बनने लगे और बहुत सारी जनसंख्याओं वाले बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होना प्रारंभ हुआ और करीब करीब 14वीं शताब्दी के आसपास से राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होनी प्रारंभ हो गई। तो इसका अर्थ जो है ये भी परिवर्तित रूप से जो है पॉलिटिक्स का अर्थ पॉलिटिकल साइंस से लिया जाने लगा, अर्थात जो किसी समय सिटी स्टेट का अध्ययन कराने वाला विषय था वह आगे चल करके पॉलिटिक्स शब्द का, पॉलिटिक्स की उत्पत्ति का कारण बनता है और उसके अध्ययन को, राज्य के अध्ययन को उससे जोड़ करके इस विषय की परिभाषा गढ़ने का प्रयास किया गया। इस परिभाषा के अनुसार राज्य जो है वो इसका केंद्रीय विषय है और राज्य का अध्ययन ही इस विषय को परिभाषित करता है। एक केंद्रीय तत्व है, स्थायी विषय है राजनीति विज्ञान का, राज्य है और जो है विभिन्न विद्वानों ने इसको इसी प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है कि राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय विषय है वो राज्य है, अर्थात राज्य का अध्ययन करने वाला, इसका जो मूल जो तत्व है वो राज्य है और उसका अध्ययन करने वाला जो विषय है उसे ही हम राजनीति विज्ञान कहेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा यहाँ पर करने का प्रयास किया, जिसके अनुसार राजनीति विज्ञान ये बताता है कि राज्य क्या है, उसका राज्य के साथ में क्या संबंध है, राज्य का गठन कैसे होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है या उसकी स्वीकारोक्ति जन समुदाय में क्यों है, इन सब बातों को स्पष्ट, या उसके साथ में मानवीय संबंध क्या है। इस अमूर्त संकल्पना, इस एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना का मानवीय संबंधों के साथ, मानव के साथ क्या संबंध है या मानवीय संबंधों के साथ उसको कैसे समाविष्ट किया जा सकता है, इस बात को स्पष्ट करने वाला जो विषय है वही इस परिभाषा के अनुसार राजनीति विज्ञान है। अर्थात विचारकों की प्रथम पीढ़ी जो है केवल राज्य के अध्ययन से संबंधित इस विषय को करती है। तो प्रथम परिभाषा इसकी हो गई कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाया जाना आज तक संभव नहीं हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण राजनीति विज्ञान की परिभाषा परिवर्तित होती गई समय के अनुसार। जैसे जैसे विद्वानों की पीढ़ी बदलती गई नए विचारों का उद्भव होता गया। जैसा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीति विज्ञान का मूल विषय राज्य है और राज्य का मूल तत्व जन समुदाय है, जनसंख्या है, नागरिक हैं और यह स्वतः स्पष्ट है कि नागरिक यानी
यानी जो मनुष्य है उसका विचार परिवर्तनशील है और मनुष्य के विचारों की इस परिवर्तनशीलता के कारण इस विषय की परिभाषा में भी निरंतरता नहीं बनी रही और यही बड़ा कारण रहा कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन इस विषय का नहीं गढ़ा गया और आज तक भी नहीं दिया जा सका और समय के अनुसार इसकी परिभाषाओं में तब्दीली आती गई। तो दूसरी पीढ़ी के विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान अब राज्य के अलावा सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। राज्य और सरकार, दूसरी जो शब्दावली अब इस परिभाषा के अनुसार हमारे पास में निकल के आ रही है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ये देखना होगा कि यद्यपि हम राज्य और सरकार दोनों को समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग में ले आते हैं या पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग में ले आते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि दोनों में आधारभूत अंतर हैं। राज्य अलग हैं, सरकार अलग हैं। यद्यपि दोनों की एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी है। राज्य के बिना सरकार का अस्तित्व नहीं है और सरकार के बिना राज्य का संचालन संभव नहीं है, लेकिन तो भी हमें देखना होगा कि राज्य अलग इकाई है और सरकार अलग इकाई है, क्योंकि राज्य एक अमूर्त और मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है जबकि सरकार वास्तविक और साकार स्वरूप है। राज्य की जो संप्रभुता की अवधारणा जिसका जिक्र हम आगे चल के करेंगे, राज्य की जो संप्रभुता होती है या जो राज्य का सोवर्जियन नेचर होता है, उस सोवर्जियन नेचर का प्रयोग करने वाला जो निकाय है वो सरकार है, क्योंकि राज्य हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। उसकी वास्तविक जो सोवर्जिनिटी है इसका प्रयोग शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब सरकार के आने के कई सारे तरीके हैं, कौन सा फॉर्मेट उस राज्य में है। जैसा कि गार्नर की परिभाषा में भी हमने कहा था कि एक व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र होना आवश्यक है। वहाँ पर गार्नर महोदय ने शासन के किसी विशेष प्रकार की तरफ इंडिकेशन नहीं किया है कि वह डेमोक्रेसी होगा या मोनार्की होगा या डिक्टेटरशिप होगा, ऐसा कोई भी इंडिकेशन उनका नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि व्यवस्थित तंत्र होना चाहिए। अब कौन से फॉर्मेट से सरकार आती है उसके अनुरूप सरकार और शासन का, राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन यहाँ सरकार से तात्पर्य है कि उस ऐसी इकाई जो राज्य के सोवर्जियन नेचर का, सोवर्जियन पावर का प्रयोग करती हो, वह सरकार होंगी। आगे इस डिफरेंस को और विस्तार से हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर राजनीति विज्ञान के परिभाषा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग दूसरा जो विचार है वो ये है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और जो विषय हमें सरकार के बारे में जानकारी देता है, जो विषय सरकार की चर्चा करता है, उसका अनुसंधान करता है, या राजनीति विज्ञान में एक विद्वान हुए सीले, और सीले ने इसकी जो परिभाषा की वो ये है कि राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का उसी प्रकार अनुसंधान करता है। राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का उसी प्रकार अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र जो है संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, और जो आपका बीज गणित है वो अंकों का, या जो रेखा गणित है जो लंबाई चौड़ाई का अनुसंधान करता है, उसी रूप में राजनीति विज्ञान जो है शासन का अनुसंधान करता है। अर्थात इसका सीधा और वास्तविक संबंध शासन से है, सरकार से है। यहाँ एक बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा एक बड़े विद्वान यहाँ पर हमारे इस विषय में है लीकॉक, प्रोफेसर लीकॉक, और प्रोफेसर लीकॉक ने बहुत ही संक्षिप्त और सार गर्भित परिभाषा दी है यहाँ पर, और वो ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विषय हैं। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विषय हैं। तो ये दूसरी परिभाषा, या यूँ कहें कि दूसरी पीढ़ी के विद्वानों की परिभाषा है। फिर समय बदलता है, विचारों में भिन्नता आती है, नए तथ्यों का अन्वेषण होता है, नए अनुसंधान और नए परिणाम सामने आते हैं। इस परिभाषा के आगे नई परिभाषा घड़ी जाती है, इस परिभाषा को अमान्य कर दिया जाता है। तीसरी जो परिभाषा सामने आती है वो ये है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार, राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है।
राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, तीसरी परिभाषा या यूँ कहें कि विचारकों की तीसरी पीढ़ी की परिभाषा भी इसे कह सकते हैं। राज्य का अध्ययन और सरकार का अध्ययन। कुछ राजनीति शास्त्रियों के अनुसार जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है राजनीति विज्ञान का, उस ट्रेडिशनल अप्रोच के मानने वाले विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान की उपरोक्त दोनों परिभाषाएं अपूर्ण हैं। जो कि प्रथम और दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी वो दोनों अपूर्ण कही गई है। तीसरी परिभाषा को मान्यता प्रदान की गई कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, क्योंकि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन इसलिए है, जैसा कि अभी पहले भी हमने जिक्र किया कि राज्य पृथक है, सरकार पृथक है, तथापि दोनों की इंटरडिपेंडेंसी हैं। राज्य के बिना सरकार का अस्तित्व नहीं है, सरकार के बिना राज्य का संचालन संभव नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि दोनों की पारस्परिक पूरकता है, अनुपूरकता है। एक अकेला अपने आप का अस्तित्व स्थापित नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर हम केवल राज्य का ही अध्ययन करते हैं तो ये विषय अधूरा रह जाता है। केवल सरकार का ही अध्ययन करते हैं तो ये परिभाषा अधूरी रह जाती है। इसीलिए जब तक हम अपने अध्ययन में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन शामिल नहीं करेंगे तब तक इस परिभाषा को पूरा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है गिल क्राइस्ट, प्रोफेसर गिल क्राइस्ट, जिसके अनुसार राजनीति विज्ञान ऐसा विषय है जो राज्य और शासन की पद्धति का एक साथ अध्ययन करता है या इनकी समस्याओं का सामान्य अध्ययन करता है। राज्य और सरकार दोनों की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। अब चूँकि जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने जिक्र किया था कि विषय को निरुद्देश्य नहीं पढ़ा जाता है, विषय को पढ़ने और पढ़ाने के पीछे एक उद्देश्य होता है और सबसे बड़ा उद्देश्य उस युग की, उस देश काल की तात्कालिक समस्याओं का हल ढूंढा जाना ही विषय का उद्देश्य होता है। तो इस दृष्टिकोण से गिल क्राइस्ट की यह परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन या सरकार दोनों की सामान्य समस्याओं का अध्ययन एक साथ करता हो, ऐसा विषय राजनीति विज्ञान जो है वो कहलाएगा। अब चूँकि समय का और परिवर्तन होता है और इस परिभाषा को भी आगे जो है बदला जाता है और परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीति विज्ञान का मूल राज्य है, राज्य का मूल विषय जन समुदाय है, नागरिक है, मनुष्य हैं। यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान का मूल मनुष्य है और मनुष्य का विचार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और ये बात परिभाषाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। चौथी जो परिभाषा घड़ी गई वो है राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भों का अध्ययन है। संदर्भों का अध्ययन है, मानव तत्व के संदर्भों का अध्ययन। पुनः उसी बात का जिक्र यहाँ पे फिर किया जा रहा है। राज्य का निर्माण हुआ, सरकार का गठन हुआ, या तीसरी परिभाषा में दोनों को मिलाकर के अध्ययन किया गया। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन बात दिखाई दे रही है और वो है मानव, मनुष्य, जिसे वर्तमान शब्दावली में हम राज्य और राजनीति विज्ञान के संदर्भ में नागरिक कहेंगे, वो बहुत ही कॉमन तत्व यहाँ पर हो गया। ये सभी परिभाषाएं एक तरीके से अमूर्त और काल्पनिक हैं जब तक कि हम मानव को उसमें शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि राज्य का गठन जन समुदाय के बिना नहीं है। जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था कि हम किसी भूभाग पर भेड़ों का एक झुंड बसा करके राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। राज्य के निर्माण की बड़ी और प्रथम आवश्यकता है जन समुदाय का पाया जाना। तो उसी प्रकार राज्य के गठन के लिए जन समुदाय, जनसंख्या यानी वर्तमान शब्दावली में नागरिक होना चाहिए, अनागरिक की आवश्यकता है। दूसरा जो है आपने सरकार का गठन किया, दूसरी परिभाषा कह रही है सरकार का गठन किया जा रहा है दूसरी परिभाषा में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार भी व्यक्ति से, नागरिक से ही अनुप्राणित होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें भारत सरकार या हम कहें राजस्थान सरकार, तो ये किसी निर्जीव तत्व का या निर्जीव इकाई का नाम नहीं है। सरकार
सरकार को अनुप्राणित करने वाले नागरिक ही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें भारत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ राजस्थान, अगर हम ऐसा कहें इट मीन्स वह भी नागरिक हैं। और सरकार का गठन होने की प्रथम जो स्थिति है या प्रथम जो अनिवार्यता है उसके लिए भी नागरिक होना आवश्यक है, या इस परिभाषा के संदर्भ में मानव तत्व का होना आवश्यक है। आपने राज्य का अध्ययन कर लिया, आपने सरकार का अध्ययन कर लिया दोनों परिभाषाओं में, तीसरी परिभाषा में दोनों को मिलाकर के आपने अध्ययन कर लिया, तो भी इस पीढ़ी के विद्वान ये कह रहे हैं कि ये तो केवल अमूर्त संकल्पना मात्र है या मनोवैज्ञानिक संकल्पना मात्र है, या वह संकल्पना अगर मूर्त है तो भी तब तक आप उसको मूर्त नहीं बना सकते जब तक कि उसके साथ आप मानव तत्व को नहीं जोड़कर देखते हैं या मानव तत्व का अध्ययन आप उसके साथ में नहीं करते हैं। अर्थात आपका राज्य और सरकार दोनों जो संकल्पना है, दोनों जो वास्तविकताएं हैं वो तब साकार होंगी जब आप उसके साथ में मानव तत्व का समन्वय करके देखेंगे, मानव तत्व को समाविष्ट करेंगे और उसके साथ इसके संदर्भों का अध्ययन करेंगे। राज्य के साथ मानव तत्व का क्या संदर्भ है, सरकार के साथ मानव तत्व का क्या संदर्भ है। तो इस परिभाषा के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो तब पूर्ण होंगी जब मानव तत्वों का अध्ययन इस परिभाषा के साथ में किया जाएगा। अर्थात उसकी जो इप्साएँ हैं, अभिलिप्साएँ हैं, उसके जो क्रियाविधियाँ हैं, उसकी जो समस्याएँ हैं, उसकी जो अवधारणाएँ हैं, उसके साथ में ये संस्थाएँ कैसा बिहेव करती है या ये संस्थाएं उसको कैसे रिजॉल्व करती हैं, ये जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मानव तत्व के अध्ययन के बिना इस परिभाषा को, इस विषय को पूर्ण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो निर्माण है वो मनुष्यों के लिए है, या यूँ कहें कि आपने राज्य का गठन किया या सरकार का गठन किया वह मनुष्यों के लिए हुआ है। जितने भी संस्थाओं का गठन हुआ है वो मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हैं। कानून का निर्माण भी इसीलिए होता है, राज्य का निर्माण भी इसीलिए होता है, संस्थाओं का निर्माण भी इसीलिए होता है कि वो मानव जीवन को कितना सुखद बना सकती है, कितना समृद्ध बना सकती है, या उसकी तत्कालीन समस्याओं का कितना हल निकाल सकती है। तो जब तक आप मानव तत्व को शामिल करके उसके अध्ययन में मानव तत्व को शामिल नहीं करेंगे तब तक इसको पूरा नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर एक विद्वान है लास्ली, और लास्ली के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन का अध्ययन है। संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन का अध्ययन है या उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो ये इसकी मौलिक अवधारणा है। संपूर्ण जो स्वरूप है वो इसकी मौलिक अवधारणा के रूप में शामिल किया गया है कि जब तक आप मानव की समस्याओं को उसमें शामिल नहीं करेंगे, यह जो मानव तत्व है जैसा कि राज्य का मूल तत्व है, या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान का जो मूल इकाई है वो मनुष्य है, नागरिक हैं, और उसकी समस्याओं को, उसके संदर्भ को जब तक आप इन संस्थाओं के साथ में जोड़ करके अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये अध्ययन पूरा नहीं माना जा सकता है। ऐसा मानना है चौथी परिभाषा को गढ़ने वाले विद्वानों का या चौथी पीढ़ी के विद्वानों का। कुछ और परिभाषा इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।